हमारा सेल साइकिल होता है ना, मेनली 2 फेज़ में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज़ इंटरफ़ेज़, सेकंड वन इज़ एम फेज़। तो इंटरफ़ेज़ में हमारा मेन फ़ोकस हमारा अभी इंटरफ़ेज़ पे होने वाला है। इंटरफ़ेज़ क्या होता है? रेस्टिंग फ़ेज़ होते हैं। बेसिकली इंटरफ़ेज़ भी डिवाइडेड होता है 3 फ़ेज़ में, G1 फ़ेज़, S फ़ेज़ एंड G2 फ़ेज़। G1 को देखते हैं, G1 में हमारा मैक्सिमम ग्रोथ होगा, मैक्सिमम ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होगा। S फ़ेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक? G2 फ़ेज़ में क्या होगा? G2 फ़ेज़ अपने आप को प्रिपेयर करेगा एम फ़ेज़ में जाने के लिए, हाँ? तो G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो हम लोग इसको अच्छे से देखने जा रहे हैं क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इंटरफ़ेज़। इंटरफ़ेज़ में क्या होता है? ये रेस्टिंग फ़ेज़ होता है इंटरफ़ेज़। और इसमें क्या होता है G1 और S G2 3 में डिवाइडेड होते हैं। हम पहले G1 को देखते हैं। तो G1 हमारा ये हुआ, इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो G1 देखो माइटोसिस के बाद आ रहा है, सिंथेसिस से पहले आ रहा है। दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं फेजेस बिटवीन एम एंड एस फेज़, पोस्ट माइटोसिस फेज़ एंड प्री सिंथेसिस फेज़। इसमें क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है, ऐसे याद रख लो, मैक्स ग्रोथ एंड मैक्स ऑर्गेनेली डुप्लीकेट। कुछ भी भूल जाना, ये दोनों चीज़ मत भूलना। हाँ, मैक्सिमम ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन, मैक्सिमम ग्रोथ होता है इसमें। फिर क्या होता है क्योंकि इसमें सेल जो होता है ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। और थर्ड चीज़ जो नहीं भूलना है आपको इसमें कि इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन एक अलग सा फेज़ में होता है, स्पेसिफिक फेज़ में होता है, जिसको हम एस फेज़ बोलते हैं। गॉट इट? तो अभी इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ सेल ग्रोथ करेगा, ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होगा। गॉट इट? जब सेल ग्रो करेगा तो देखो जब सेल ग्रो करेगा तो न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल ग्रो किया, न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? तो याद रखना, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है ना इस G1 फेज में, तो न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इस G1 फेज में डिक्रीज होता है। ओके। और थर्ड चीज जो आपको याद रखना है, जो भी ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट होता है उसका नाम क्या है? ऑर्गेनेली गोल्गी बॉडीज एंड ER। ये दो एग्जांपल आप याद ही रखना, गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम G1 फेज में डुप्लीकेट होता है। ओके, ये दो ऑर्गेनेलिज होता है। डीएनए डैमेज रिपेयर होता है, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन इज टेकन। सेकेंड हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एस फेज। तो एस फेज क्या होता है? ये हमारा एस फेज। तो एस फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज है। तो फेजेस बिटवीन G1 एंड G2 फेज, ये सिंथेसिस फेज होता है। इसमें क्या होता है? इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोट्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्लियर कट जो फेजेस होते हैं ना G1 S G2, ये यूकैरियोट, दैट्स व्हाई मैंने बोला था पहले आपको कि सेल साइकिल यूकैरियोटिक फीचर होता है इसमें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में भी सेल साइकिल होता है लेकिन उसमें कोई फेजेस वजेस नहीं होता, उसमें डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस होता है, माइटोसिस वगैरह कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो आप ये मत बोल देना कि प्रोकैरियोट में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। नहीं, प्रोकैरियोट में कोई फेज ही नहीं होगा। प्रोकैरियोट में डायरेक्ट कंडेंसेशन होता है डीएनए का, फिर रेप्लिकेशन होता है, फिर डायरेक्ट डिवीजन होता है, सेप्टा बनता है, डिवाइड कर जाता है। तो ये मत मतलब प्रोकैरियोट का डिवीजन बिल्कुल अलग है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, फिजन से पहले होता है, डिवाइड करने से पहले होता है। ओके, ये माइटोसिस डायरेक्ट डिवीजन से पहले होता है, प्राइवर टू फिजन। जैसे बाइनरी फिजन एक एग्जांपल ले लो, बाइनरी फिजन के द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक डिवाइड होते हैं। तो बाइनरी फिजन से पहले उनका डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, उसमें कोई फेजेस क्लियर कट नहीं दिखेगा आपको। तो इस फेज में जो यूकैरियोटिक फीचर इसलिए बोला मैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, ठीक। बट इस फेज में क्या होगा? यही डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। गॉट इट? तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस हुआ, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेट होगा ना। तो इसमें क्या होता है? इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजम बोट, सेंट्रियोल या सेंट्रोजम बोलो डबल हो जाता है। और ये क्यों होता है इनको भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ बस इतना ही याद रखो इसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड साइटोप्लाज्म। कौन सी ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है? कौन सी चीज का? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजम गेट डबल। बट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स सेंट्रियोल और सेंट्रोजम गेट डबल्ड। एनिमल सेल याद रखना, सेंट्रियोल और सेंट्रोजम एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में डबल हो जाता है इन एस फेज।
ये एनिमल सेल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्लांट सेल में मत लगा देना। स्टेटमेंट बनकर आएगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल सेंट्रियोल गेट अ डबल इन एस फेज, गलत कर दोगे ना। तो यहाँ पे याद रखना इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम गेट डबल। फिर एस फेज क्या होता है, हिस्टोन ऑल्सो गेट डबल हेयर फॉर डीएनए पैकेजिंग। और एस फेज में क्या होता है, एस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, 2C से 4C हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन एज इट इज। क्रोमोसोम नंबर रिमेन एज इट इज, 2n अगर जीवन में होगा तो 2n G2 में भी होगा। लुक एट हियर, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये जीवन फेज है, ठीक है, और ये हमारा एस फेज हो गया। तो ये जीवन फेज में हमारा ये है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, ठीक। तो डीएनए हमारा हमारा 2C था, और क्रोमोसोम इसका जो क्रोमोसोम्स है ना 2n डिप्लॉयड थे, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एस फेज में आया ना, तो एस फेज में ये डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। और मैंने क्या बताया था, सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो अगर यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट, यहाँ पे एक प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर आई कलर का जीन है तो यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा डोमिनेंट, क्योंकि इस पे जो होगा ना वो सेम इसी पे होगा। अगर यहाँ पे छोटा आर है तो यहाँ पे भी छोटा आर होगा एज इट इज, क्योंकि आइडेंटिकल से ये जेनेटिकली सेम है ना। फिर उसके बाद ये तो हो गया। तो हमारा इसमें ये याद रखना है, इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर रिमेन एज इट इज। फिर हमारा G2 फेज होता है। तो G2 फेज में ना, G2 फेज अपने आप को तैयार करता है एम फेज में जाने के लिए। एम फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एम फेज की बात बोल रहा हूँ, एम फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो G2 फेज बोलेगा कि मेरे को ना बहुत सारा प्रोटीन लेकर जाऊंगा, हाँ, जो कि स्पिंडल फाइबर बनने में मदद करेगा। तो ये अपने आप को प्रिपेयर करता है एम फेज के लिए। बट पहले ये जान लेते हैं, एम फेज के पहले आता है ये, और एस फेज के बाद आता है। तो बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, गॉट इट, एस एंड एम फेज। हाँ, प्री माइटोटिक फेज होते हैं, पोस्ट सिंथेसिस फेज होते हैं। सेल प्रिपेयर, ओके, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम फेज ड्यूरिंग G2 फेज। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस होगा, बट प्रोटीन साथ में सेल ग्रोथ भी होगा, प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो रहा होगा, क्योंकि इनको जाना है एम फेज में, क्योंकि इनको जाना है एम फेज में। तो एम फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ के साथ साथ प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में सेल का ग्रोथ होता है, ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन, मैक्सिमम ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है, दो चीज़ याद रखना है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजम डबल होता है। एनिमल की जगह प्लांट दिया, खेल खत्म। ओके, तो कंसिस रहना, फोकस्ड रहना क्वेश्चन पढ़ते वक्त। फिर उनके बाद ये हो गया, हिस्टोन गॉट गॉट डबल्ड इन एस फेज। फिर उनके बाद हमारा आता है क्या, क्रोमोसोम नंबर एज इट इज। तो ये चार चीज़ याद रखना इस फेज के अंदर। G2 फेज को ऐसे याद रखो, G2 फेज अपने आप को तैयार करेगा एम फेज में जाने के लिए। और एम फेज में जाने के लिए, क्योंकि एम फेज में बहुत स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो ये अपने आप को स्पिंडल फाइबर बनाने वाला प्रोटीन सिंथेसाइज करता रहेगा ग्रोथ के साथ साथ। तो कहता है इन एम फेज स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर। नाउ दिस प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल हेयर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट्स हेयर। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस आल्सो अकर हेयर। ट्रांसक्रिप्शन क्यों, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पढ़ाया था ना पहले लेक्चर में, आंसर करना। फिर ट्रांसलेशन क्या होता है, सब बताया था। हाँ, ओके। अमाउंट ऑफ डीएनए वर्सेस फेजेस ऑफ सेल साइकिल को पढ़ते हैं। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीवन फेज में, जीवन फेज में मैं यहाँ पे बताया था, हाँ बता तो दिया था। जीवन फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड सॉरी, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जो हमारा अभी ये कॉन्सेप्ट दूंगा रख लेना। इन डिप्लॉयड सेल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जीवन फेज इज 2C। इन एस फेज डीएनए बिकम 2C to 4C। इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आएंगे। बट एम फेज में क्या होता है, इन एम फेज अमाउंट अगेन बिकम 2C इन ईच डॉटर सेल। मैं इस लाइन को डिफाइन करूंगा अभी, बट फॉर नाउ आप ये देख लेना। इन डिप्लॉयड सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इन जीवन फेज इज 2C। जीवन में हमारा 2C है, एस फेज में हमारा 4C हो गया, G2 फेज में भी हमारा 4C तक रहेगा। बट एम फेज में हर एक डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में 2C चला जाएगा। बट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सॉरी G2 दिखाता हूँ यहाँ पे देखो,
इन एम फेज अमाउंट अगेन बिकम 2C इन ईच डॉटर सेल। एम फेज में देखो डीएनए कंटेंट प्लोइडी एंड क्रोमेटिड। G1 फेज में डीएनए कंटेंट 2C था, एस फेज में 2C से 4C हो गया, G2 में भी 4C। एम फेज में जब सेल डिवाइड करेगा तो एक में 2C एक में 2C। ओके, प्लोइडी लेवल 2N 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 2N, नो चेंज, क्रोमोसोम नंबर रिमेन एज इट इज। ओके, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड देखो एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड इन ईच डॉटर सेल। तो डॉटर सेल आर सिमिलर टू द पेरेंट सेल। ये दोनों डॉटर सेल है, ये देखो ये पेरेंट सेल है ना, तो ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना, मैनेज कर रहे हैं ना। तो ये टेबल को ध्यान से पढ़ना, ये टेबल पूरा क्लियर कर देगा कंफ्यूजन जो भी डीएनए डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन जो भी है। हाँ, एस फेज एम फेज, सॉरी अभी तो फिलहाल G2 तक ही रखो, ध्यान अभी यहाँ तक देना, ठीक है, इस पे मत जाना, इस पे आएंगे फिर देखेंगे। फिर क्या होता है G1 और S और G2 में क्या होता है ना, ये तीनों फेज जो होता है ना G1 S G2, इसमें मेनली हमारा क्रोमेटिन विजिबल होता है और एम फेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जो भी मेनली जो होता है ना G1 S G2 में हमारा क्रोमेटिन ही विजिबल होता है, एम फेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। ये चेक पॉइंट को अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे देखना है ये, अगर इतना ही दिखना है ना तो ये देख लो, G1 चेक पॉइंट न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ फैक्टर डीएनए डैमेज चेक करता है, फिर G2 चेक पॉइंट सेल साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन चेक करता है, और मेटाफेज चेक पॉइंट हम चेक फॉर क्रोमोसोम एंड स्पिंडल अटैचमेंट। अगर बेसिक सा अगर याद रखना है तो बस ये तीन याद रख सकते हो फंक्शन। जो हमारा मेन फेज है ना G0 फेज, उसको देखते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट को देखते हैं G0 फेज क्या होता है। तो जब भी सेल G1 फेज में होता है ना, तो सेल के पास ऑप्शन होता है, या तो वो जाके परमानेंट बन जाएगा, परमानेंट, या तो फिर एस फेज में इंटर कर जाएगा। ओके, G1 से एस में, या तो फिर G1 को एग्जिट कर देगा, बोलेगा कि नहीं हम जाते हैं। तो एग्जिट G1 फेज एंड इंटर इनटू द G0 फेज, इनको क्वेश्चन टेस्टेज भी बोलते हैं। ओके, तो क्वोशिएंट स्टेज होता है ना, क्वोशिएंट स्टेज किसे बोलते हैं, G0 फेज को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के कुछ सेल होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करता, तो इसीलिए वो G1 फेज को एग्जिट करके चला जाता है G0 फेज में। ओके, तो G0 फेज में जाता है ना, तो इसमें सेल का ग्रोथ नहीं होता, सेल प्रोलिफरेट नहीं करता, सेल डिवाइड नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ओके, तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन दिस फेज। वेन एवर हमें ज़रूरत पड़ेगा इनकी, इस सेल की, कि हमें डिवाइड करना है, तुम्हारी काम है, तो ये इसको कुछ सिग्नल्स देंगे इस सेल को, और वो क्या करेगा, फिर से इंटर कर जाएगा G1 फेज में, री इंटर कर जाएगा G1 फेज में। और जैसे कुछ सेल होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है हीलिंग के लिए, गॉट इट। सम सेल्स आर परमानेंट G0 स्टेज, ये अपने आप को रख चुका है G0 फेज में, जो कभी डिवाइड नहीं होगा, कभी री इंटर G1 फेज में कभी री इंटर नहीं करेगा, जैसे एडल्ट हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड। तो ये परमानेंटली G0 स्टेज में होता है। तो देखो जो सेल होता है ना, जो G1 को एग्जिट करके G0 में जाता है ना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बस वो इंतजार कर रहा है कि मेरी ज़रूरत कहाँ है, मतलब उनको अगर ज़रूरत है ना तो उनको बुला लो, वो री एंटर कर जाएगा G1 फेज में। ओके, और फिर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो परमानेंटली G0 फेज में होते हैं। तो G0 फेज में जो सेल होते हैं ना, ये तो टेम्पररी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, याद रखना। टेम्पररी G0 फेज में जो होंगे वो फिर से री एंटर कर सकते हैं, जो परमानेंट G0 फेज वाले होंगे जैसे न्यूरॉन, एडल्ट हार्ट सेल, ये सब नहीं करेंगे, ये परमानेंट G0 स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा ये हुआ हमारा खत्म इंटरफेज। अब हम चलते हैं, हमारा इंटरफेज अभी खत्म हो चुका है, हाँ G1 S G2 को अच्छे से समझ लिए। फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी को देखते हैं, ठीक ठीक है। तो तो अब हम एनसीईआरटी को देखते हैं। एनसीईआरटी में हमारा ये सेल साइकिल का डेफिनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। गॉट इट ना, ये मैं बताया था ना लेक्चर नंबर 1 में। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। मैंने क्या बोला था G1 फेज में कि सेल क्या साइटोप्लाज्म इंक्रीज पर कर गया, बट न्यूक्लियस रिमेन एज इट इज। ओके, ओके, न्यूक्लियस रिमेन एज, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए होगा ना, वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे होगा डीएनए सिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, द replicated chromosomes are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मैंने बताया था ना, हाईली कंट्रोल्ड होते हैं, सीक्वेंस फिक्स्ड होते हैं, G1 S G2 M।
ओके, एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड टाइम लीनियरली फिक्स्ड होते हैं। तो ये हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड हाईली जेनेटिक कंट्रोल्ड में रहता है ये मैकेनिज्म सेल साइकिल का। फिर फेजेस ऑफ सेल साइकिल में अभी हमने देखा इंटरफेस बढ़िया से, और प्रीवियस लेक्चर में इंटरफेस और एम फेज के बीच में डिफरेंसेस देख रखे थे। देखो ये जो क्वेश्चन आता है ना, एम फेज पे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। टाइम नियरली हम लोग देख लिए थे, 95% टाइम, 24 आवर्स टाइम ड्यूरेशन होता है फॉर अ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, एक सेल जो भी बोलो। तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखे हैं। अभी जो हम कर रहे थे वो हमारा इंटरफेज पे था, डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस, G1 S एंड G2 फेजेस। तो G1 के बारे में हमने देख लिया, S के बारे में देख लिया, G2 के बारे में देख लिया। फिर उनके बाद इन एनिमल सेल ड्यूरिंग S फेज DNA रेप्लिकेशन बिगेन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल इन केस ऑफ एनिमल। ये पढ़ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। ये रेस्टिंग वाला, these cells do not divide further but exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called to do so depending on the requirement of the organism. मैं बोला ना कि जब भी ज़रूरत होगा इनको बोलेंगे आ जाओ, री-एंटर कर जाओ, तो कर जाएगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन स्टेज होते हैं, सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, सॉरी सेल मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि स्टेटमेंट ऑल जीन आर डीएनए एंड बट नॉट ऑल डीएनए आर जीन। ऑल ऑल जीन्स आर डीएनए बट नॉट ऑल डीएनए आर जीन्स। ये डीएनए मान लो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैं बोला कि इस पे कुछ पार्ट होंगे जो फंक्शनल होंगे, उसे जीन बोलेंगे। तो यस, ऑल जीन्स आर डीएनए बट नॉट ऑल डीएनए आर जीन्स, क्योंकि डीएनए होल फंक्शनल थोड़ी होता है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। यस, ट्रू। Gene are important part of a DNA, but DNA also has many other parts that are not genes. Yes, coding DNA, coding part, non-coding part, जो कि जीन नहीं है। कोडिंग को ही तो जीन बोलते हैं। So gene are important part of a DNA, but DNA has also many other part in the that are not gene. Yes, gene are the main functional part of a DNA because they contain the instructions to make the protein and functional RNA. यस, मेन फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, जीन ही तो होता है फंक्शनल पार्ट। ओके, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, तो क्रोमेटिन में क्या होगा, क्रोमेटिन क्या है, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है। यू क्रोमेटिन, मोर कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमेटिन देन क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन क्या है, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है। तो क्रोमेटिन में क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा, क्योंकि डीएनए रैप करेगा अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। इसमें नॉन हिस्टोन भी प्रोटीन होगा, कुछ अदर रोल होंगे इनके। बट प्रोकैरियोटिक के केस में याद रखना, प्रोकैरियोटिक के केस में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। जब भी उनका न्यूक्लियोटाइड कंडेंस होगा तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं होता, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए प्लस प्रोटीन होंगे। व्हेन वी रिक्वायर टू ओपन डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनना, और एमआरएनए जाके राइबोसोम के पास जाना, फिर प्रोटीन बना देना। राइबोसोम इनकी इन्फॉर्मेशन को पढ़कर प्रोटीन बना देगा। In a normal eukaryotic cell like muscle cells, DNA is present in the form of, एक नॉर्मल यूकैरियोटिक में डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्रोमोसोम्स। नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होगा ना, तो डीएनए अपने आप को कंडेंस करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने ये बताया था ना कि डीएनए का साइज 2.2 मीटर होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁶ होता है। इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल कैसे रहेगा इसके अंदर। तो डीएनए अपने आप को कंडेंस करता है, और कंडेंस होकर अपने साइज को, बहुत ही मस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ना डीएनए का, उसी को तो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। या फिर डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर रहता है। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड क्रोमोसोम्स इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। कौन सा सही है, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और क्रोमोसोम्स इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इसके आंसर आप कमेंट में देना, ठीक है। जीन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, क्रोमेटिन यस, क्रोमोसोम्स ऑल्सो यस, ऑल। क्योंकि जीन तो पार्ट ऑफ डीएनए होता है ना, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। अब डीएनए रैप होगा तो डीएनए रैप, क्रोमेटिन, फिर क्रोमोसोम्स, जीन तो होगा ही ना। जीन इज एक्टिव ऑन डीएनए
chromatin and chromosomes. DNA, active gene. A gene that is expressed and working to make its product, for example, skin cell, the gene that control melanin production is active. So melanin is produced. कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि ये एक डीएनए थ्रेड है, इस पे जीन है, ये स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पे जो है ये आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पे जो है ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहने का मतलब प्रोटीन बनाएगा उसी टाइप का। तो फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल, द जीन्स डेट कंट्रोल द मेलानिन प्रोडक्शन इज एक्टिव, सो मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए अकर इन एनाबेना, प्रोकैरियोटिक वाला एग्जांपल आ गया ना, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए अकर इन एनाबेना। तो एनाबेना क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक में कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होता है? हाँ, होता है। हिस्टोन प्रेजेंट इन लैक्टोबैसिलस, क्या प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है? नहीं। तो ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि हिस्टोन प्रोटीन याद रखना प्रोकैरियोट्स के केस में एब्सेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन प्रोकैरियोट्स, यस। स्पिंडल फाइबर नॉट फॉर्म इन बैक्टीरिया, नहीं बनता, बिल्कुल, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन द सेल डिवीजन ऑफ लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है ना, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, कौन सा चीज होगा जो एब्सेंट होगा? तो डीएनए डबल होगा, यस डीएनए डबल होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा। टू डॉटर सेल बनेगा, हाँ। ए माइटोसिस, डायरेक्ट डिवीजन। अगर इसको ऐसे बोलता हूं तो नॉट डिवीजन, नॉट माइटोसिस। क्रोमोसोम अपीयर, तो यही चीज तो नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, ये सब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, तो एब्सेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। इन बैक्टीरियल सेल लाइक बाइनरी फिजन, क्रोमोसोम्स डू नॉट अपीयर एज अ क्लियर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर्स लाइक इन एनिमल और प्लांट सेल। ओके, क्वेश्चन करते हैं। सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, मेटाबॉलिकली एक्टिव G1। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस S। प्रोटीन सिंथेसाइज G2, अपने आप को तैयार करेगा सेल। एम फेज में जाना है, खुशी होगा, उसके लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि एम फेज में स्पिंडल फाइबर बनता है, तो ये ऑलरेडी प्रोटीन बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो मैंने बोला क्वोशेंट स्टेज क्या होता है? जी नॉट फेज होते हैं। इसमें क्या होता है? G1 फेज को एग्जिट करता है, और सेल, कुछ सेल होते हैं जो टेम्पोररी रेस्टिंग टेम्पोररी क्वोशेंट स्टेज में जाते हैं, और कुछ होते हैं परमानेंट क्यू नॉट की क्यू नॉट जी नॉट फेज में चले जाते हैं, ठीक। तो याद रखो यहाँ पे, तो इसके आंसर होंगे ये। फिर अमोंग यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन जहां भी आया ना यूकैरियोटिक्स का, मारो एस। फिर क्या हुआ? एम फेज, इसको रहने दो, अभी पढ़े नहीं, ठीक। G2 में प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखना, जहां G2 प्रोटीन सिंथेसिस। कोशेंट स्टेज क्या होता है? कोशेंट एग्जिट कर देता है G1, ओके। G1 फेज में ग्रोथ फेज, अब बताओ यहाँ पे ग्रोथ फेज कहाँ है? G1 फेज में क्या होता है? G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस। एम फेज ये अभी नहीं देखेंगे, एम फेज नहीं देखेंगे। क्वोशेंट स्टेज इनएक्टिव फेज होते हैं, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बट इनएक्टिव फेज होता है, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो क्वोशेंट स्टेज हो गया G1 फेज, इंटरनल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक ना। तो इसके आंसर बताओ। ड्यूरिंग G नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मैंने अभी बोला जस्ट पिछले क्वेश्चन में, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, यस, इन केस ऑफ एनिमल सेल। ओके, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ये क्वेश्चन करना, सेल है, G1 है, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 है, डीएनए क्या है? 2C ले लो, इस फेज में गया, ये डीएनए डुप्लीकेट हो गया, तो डीएनए 2C से 4C हो गया, बट क्रोमोसोम्स तो एक ही है ना, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। तो क्वेश्चन आता है, अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम 2n इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ अ
माइटोसिस इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इज 8। G1 फेज में जो क्रोमोसोम्स होगा, G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो जो G1 फेज में क्रोमोसोम होगा वही क्रोमोसोम हमारा एस फेज में होगा, 8 ही होगा। देखो, व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आफ्टर एस फेज? आफ्टर एस फेज 8 होगा। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसलिए मैं इतना लंबा चौड़ा चैट बनाया था। क्रोमोसोम नंबर, DNA content 2C4 C4 C3 2C 2C, Ploidy level 2N 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 2N, chromosome number 1 1 1 1 1, chromosome number remains same। फिर उसके बाद हमारा था सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन इन, क्या बताया था, कौन सा? DNA डुप्लीकेशन होगा और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। 7 क्वेश्चन सेम है, G1 S G2 और M फेज पे आएगा। G1 S G2 कर लेना, क्योंकि ये तो मैं बता रखा हूँ, और फिर करेक्ट हो जाएंगे आंसर। सम डिवाइडिंग सेल G0 फेज अच्छे से आता है आपको, कर लोगे। सेल इन G0 फेज बता दिया। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अक्कर, हाँ ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया जो अक्कर होते हैं ना, कोई भी बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में तो हम पढ़ लिए थे ना कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, डिवीजन से पहले, प्रायर टू द फिजन। इसमें कोई क्लियर कट फेजेस नहीं होता, ये मत मार देना। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, ये क्वेश्चन करना आप, सोमैटिक सेल, ये सारे हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चंस आप नोट करो, ये क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में करना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक। फिर नेक्स्ट फेज में हम एम फेज को पढ़ने वाले हैं, एम फेज को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। फिर हमारा ये इंटरफेस कंप्लीट हुआ। इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम एम फेज को कंप्लीटली खत्म करेंगे। एम फेज को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।